अब हमने करने हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको पता चला कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, जिसमें दो जगह से डीएनए कंबाइन किया गया हो, मतलब व्हेन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कंबाइंड टुगेदर देन इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, तो सबसे पहले उसके टूल्स हमें क्या चाहिए। नंबर 1 पे चाहिए एंजाइम्स, जिससे हमें डीएनए मिलेगा एंजाइम्स की हेल्प से। दूसरे नंबर पे चाहिए वेक्टर, जो हमारे डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए को लेकर जाएगा। तीसरे नंबर पे चाहिए हमें क्या, होस्ट, यानी कि जिसके अंदर डीएनए ट्रांसफर किया जाएगा ताकि डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो सके। समझ आई ये बात। तो सबसे पहला स्टेप हम पढ़ते हैं एंजाइम्स। 1 by 1 वी विल टेक अप ऑल दीज थिंग, वेक्टर, होस्ट, कंपिटेंट होस्ट, यानी कि जिसके अंदर डिजायर्ड डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला जाए ताकि हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज मिल सकें। सबसे पहला आता है एंजाइम, और एंजाइम्स में भी सबसे पहले आते हैं क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग एंजाइम यानी कि अगर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, इन्हें हम बोलते हैं क्लीविंग एंजाइम्स। एंड वी हैव अनदर कैटेगरी आल्सो, that is the lysing enzyme. First I will take up the lysing enzymes. I will again write up this because before to cleave we must know what are the lysing enzymes. देखो लाइसिंग का मतलब क्या है कि अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हो तो पहले आपके पास डीएनए होना चाहिए। सो वी हैव टू ओपन अप द सेल टू गेट द डीएनए। तो अगर बैक्टीरियल सेल है तो वी यूज द लाइसोजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। लाइसोजाइम इज यूज फॉर द बैक्टीरियल सेल्स टू गेट देयर डीएनए। ओके, और सेलुलेज यूज होता है प्लांट सेल के लिए, और काइटिनेज नाम का एंजाइम यूज होता है फंजाई या फंगल सेल्स के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, तो एंजाइम कौन सा चाहिए, काइटिनेज, सो दैट टू ब्रेक अप द वॉल। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, तो एंजाइम कौन सा चाहिए, सेलुलोज। और बैक्टीरियल सेल से अगर हमें डीएनए चाहिए तो वी नीड द एंजाइम लाइसोजाइम। समझ आया आपको? तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास, दैट इज द लाइसिंग एंजाइम। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं क्लीविंग एंजाइम्स, means they break the DNA at the particular site. These enzymes, they are used to break the DNA molecule. We have 3 different type of the cleaving enzyme. पहला है एक्सोन्यूक्लिएजेस, दूसरा है एंडोन्यूक्लिएजेस, और तीसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। अब ध्यान से सुनना है। एक्सोन्यूक्लिएजेस वो एंजाइम है दैट रिमूव द या कट द डीएनए फ्रॉम द टर्मिनल एंड, ओके, एंड इट प्रोड्यूस द ब्लंट एंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड एंडोन्यूक्लिएजेस दे रिमूव द डीएनए in between within the DNA strand, okay, and restriction endonucleases, they cut the DNA at a specific site, means at a particular site within the DNA. तीनों में फर्क समझ आया आपको? Exonucleases, they cut the DNA at the terminal end, okay, and if it is within the DNA segment then it is endonuclease, and if it is the at a particular sequence, at a particular point the DNA is cut and then it is called restriction endonucleases. Are you getting my point? I will explain in detail these 3 enzymes. हाँ जी बेटा, हमने 3 तरह के एंजाइम पढ़े, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज क्या होगा? जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इट रिमूव द और इट प्रोड्यूस द कट at the terminal end.
so it will produce the blunt ends. Okay, and endonuclease means it produce the cut, it cut the DNA within the strand, then it produce the cut within the DNA strands. Are you getting my point? So what is special about the restriction endonucleases? देखो बेटा, दो चीजें थी, एक था प्लाज्मिड और एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इन दो का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या हैं? दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल सीजर, दे आर आल्सो कॉल्ड एज दीज आर द मॉलिक्यूलर सीजर। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड biological seizures. These are also called biological seizers. Okay, क्या करते हैं? डीएनए के सेगमेंट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करते हैं. Okay, these are called as the restriction endonucleases. Okay, so it was first discovered by W. Arbor, and along with Smith in 1962 they discovered, first Arbor reported and later on they got the Nobel Prize for the discovery of the restriction endonucleases. Three type of restriction endonucleases are there. Restriction endonuclease 1, restriction endonuclease 2 and restriction endonuclease 3. Clear? Restriction endonuclease 1, it consists of 3 different subunits. Okay, and it require ATP, magnesium ion and S-adenosyl methionine for its functioning, and it recognizes the particular sequence of DNA, but it is not able to cut the DNA. That's why it is not used in the biotechnology. Okay, our restriction endonuclease 2, it is the simple enzyme. It is the restriction endonuclease 2, it is the simple enzyme and require only magnesium ion for its working, and this is the only enzyme which is required or which is used in the biotechnology. It is used in biotechnology. Why? Because it identifies particular sequence of the DNA and cut that DNA at a particular site. Restriction endonuclease 3, it also has, it has 2 different subunits, and it also require ATP, magnesium ion and S-adenosyl methionine for its functioning. It also identifies the DNA sequence but fails to produce cut. That's why 1 and 3rd, they are not used in the recombinant DNA technology. Only the restriction endonuclease type 2 is used for the DNA cutting, that is in the biotechnology. Clear? तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस कौन सा है, कितने टाइप का है, किसने डिस्कवर किया, एंड हाउ इट वर्क्स, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, हाँ जी बेटा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस. किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस को नाम दिया जाता है. जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल बताती हूँ, इको R1, दिस इज द नेम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस. ओके, तो मैंने क्या कहा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस क्या होते हैं? दे आर द मॉलिक्यूलर सीजर, बिकॉज
they cut the DNA at a specific site. Okay, so they recognize the palindromic sequences. Palindromic sequences क्या होती हैं palindromic sequences? Which have the letters which are read from the either side, they are same or in the opposite direction. जैसे देखो GAATTC, अब G के अपोजिट क्या आता है? CTTAAG. आप यहाँ से पढ़ो GAATTC, यहाँ से पढ़ो GAATTC. ओके, तो these sequences are called as palindromic sequences. इसको मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से भी बताया था. जैसे आप इसे पढ़ो सरस, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तब भी सरस, ठीक है. नितिन यहाँ से पढ़ोगे नितिन, ऐसे पढ़ोगे नितिन. समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में जो डीएनए की सीक्वेंसेस इस तरीके से पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे तो दे आर सेम बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. दीज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? इन्हीं सीक्वेंसेस पे वर्क करते हैं. जैसे इको R1, ई का मतलब है इशर्शिया, को का मतलब है कोलाई, हम पढ़ते हैं ना इशर्शिया कोलाई. आर का मतलब है RY13, ये एक स्ट्रेन है बैक्टीरिया का. और 1 का मतलब है मीन्स इट वाज फर्स्ट एंजाइम, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई. समझ आई बात आपको? समझ आया कि इस एंजाइम का नाम इको R1 क्यों रखा गया? अब ये किस सीक्वेंस पे एक्ट करता है वो देखो. सीक्वेंस है GAATTC. अब इसकी बनाओ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये, तो यहाँ क्या बनेगा? GAATTC. समझ आया? ऐसे है. अब ये कहाँ कट करता है? यहाँ पे G और A के बीच में कट करेगा. समझ आया? तो क्या बनेगा आपके पास? when restriction endonuclease will cut over here, then what will happen? You will get the segment like this. Like this. It will break the DNA into the segments like this. So you will get sticky ends. Are you getting my point? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब पहली बात तो इको R1 का नाम इको R1 क्यों है, किस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ये एक्ट करता है, और स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है या ब्लंट एंड. तो ये देखो ये क्या है? स्टिकी एंड. बिकॉज जो भी कोई दूसरा डीएनए, जिस भी वेक्टर डीएनए में हम इसको डालेंगे या जिस भी डीएनए के साथ अटैच करेंगे, तो उसके पास अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी तो इजीली वो आकर यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज अबाउट द इको R1. एटलीस्ट आपको 5 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम आपने याद करने हैं. उनकी नेमिंग, उनका नॉमेनक्लेचर किस हिसाब से होता है आपको पता होना चाहिए. किस साइट पे वो एक्ट करते हैं आपको वो पता होना चाहिए. Few of them I am telling you. Okay, I am going to tell you about the nomenclature of few more restriction endonucleases. जैसे मैंने आपको अब तक इको R1 के बारे में बताया था, let's take some more example. जैसे ये है LU1. LU का मतलब Arthrobacter luteus. Okay, and it recognize a particular sequence in the DNA AGCT. ओके, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेगा और कहाँ कट प्रोड्यूस करेगा? यहाँ. अब आप देखो जब यहाँ कट प्रोड्यूस होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा या स्टिकी एंड? अब देखो ये इस तरफ बन गया ऐसे, ये ऐसे बन गया, तो क्या बन गया? AG ऐसे, CTGA. तो ये क्या है? ब्लंट एंड. समझ आई बात आपको? मैंने आपको कहा था ना कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को, तो दे रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड प्रोड्यूस ए कट द डीएनए एंड प्रोड्यूस आइदर द स्टिकी एंड और द ब्लंट एंड. तो यहाँ देखो इन्हें बोलते हैं हम ब्लंट एंड. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, BAM-H1. BAM-H1 क्या है? बैसिलस BAM. Bacillus, B for bacillus, M for amyloliquefaciens, H for the strain.
ओके। और ये किस आइडेंटिफाई करेगा, किस सीक्वेंस को, GGATCC। और ये कहाँ कट प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट 2G में और इधर से लास्ट 2G में। तो आप सोचो क्या बनेगा इसमें, इस तरीके से ऐसे बनेगा। समझ आया आपको? यानी कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, लाइक दिस। या आप इसको अलग से भी करके देख सकते हो, GCCTAG। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, इस तरीके से एक तो ये आ गया और दूसरा आपके पास ये आ गया। समझ आई बात आपको? तो इस तरीके को हम बोलते हैं स्टिकी एंड। ये क्या प्रोड्यूस हुए आपके पास, ब्लंट एंड्स। यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ, स्टिकी एंड्स। ओके। अब तीसरा एग्जांपल देखो, इन2। H का मतलब है हीमोफिलस और इन का मतलब है इन्फ्लुएंजा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दैट वाज नेम्ड। एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, GTCGAC। तो ये यहाँ पे कट प्रोड्यूस करेगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा, ब्लंट एंड या स्टिकी एंड? आप सोच के बताओ, हमें क्या मिला, GTCCAG GACCTG, यानी कि हमें क्या मिल गए, ब्लंट एंड्स। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ द डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर नेम्ड। कौन सी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, कहाँ आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं या स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस के किस तरीके से नाम दिया जाता है। ओके, तो एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल आपने लर्न करने हैं, उनका सोर्स लिखना है, उनकी आइडेंटिफिकेशन साइट लिखनी है या उनकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बतानी है और कैसे वो वर्क करते हैं आपने वो बताना है। ओके, हाँ जी बेटा, अब हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। अब आपने ये देखना है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क कैसे करता है। तो नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है। ठीक है, अब आपके पास ये क्या है, ये है आपके पास वेक्टर डीएनए। वेक्टर आप समझते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम अपना डिजायर्ड डीएनए, फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे। और ये है आपके पास क्या, फॉरेन डीएनए। ठीक है, अब एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया जाएगा फॉरेन डीएनए के लिए और वेक्टर डीएनए के लिए कैसे। अब यहाँ सीक्वेंस है GAATTC GAATTC। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे है GAATTC GAATTC। देख के कुछ याद आया आपको? ये वो सीक्वेंस है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द EcoR1, अगर आपने ध्यान से सुना है। तो हमने क्या किया, वेक्टर डीएनए जो कि प्लाज्मिड भी हो सकता है वेक्टर, यैक भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है, कोई लैम्डा फाज भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आपने याद रखना है कि वेक्टर डीएनए वो है जो हमारे डीएनए को कैरी करेगा, और ये है फॉरेन डीएनए जो हम चाहते हैं जिसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हों। दोनों को हमने किससे ट्रीट किया, EcoR1 से। अब क्या होगा, ऑब्वियसली इस तरीके से यहाँ पे कट प्रोड्यूस होगा, एक्ट करेगा ये, इट रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि EcoR1 ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको एक पर्टिकुलर जगह से कट करेगा। तो आप सोचो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे आ जाएगा G, यहाँ से कट प्रोड्यूस हो जाएगा CTTA, है ना। एक तरफ ये सीक्वेंस आ गई और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे
GCTTA। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फॉरेन डीएनए, ये क्या है, वेक्टर डीएनए। समझ आ रहे हैं आपको? अब इन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, क्योंकि ये क्या है, स्टिकी एंड्स है, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, टी के अपोजिट क्या आता है, ए, टी, और यहाँ पे क्या आएगा। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट है, फॉरेन डीएनए में, तो वेरी इजीली इट कैन कम एंड बाइंड विद इट। नाउ व्हाट इज हियर, GCTTA, और इधर से क्या आ जाएगा, G, और इधर से कौन सी सीक्वेंस आएगी बेटा जी, यहाँ से आ जाएगा AATTC। ठीक है, समझ आया? जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये किसका था? अगर आप ध्यान से देखें, इसको आप किसी और कलर से बना सकते हैं, मैं इसे डार्क कर रही हूँ। ये क्या है हमारे पास, फॉरेन डीएनए है, दिस इज फॉरेन डीएनए। और ये क्या है हमारे पास, जो इधर वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये था हमारे पास क्या, वेक्टर डीएनए। दिस इज वेक्टर डीएनए, दिस इज फॉरेन डीएनए। अब वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए जब ज्वाइन करके आप, तो ये जो बन गया, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आई आपको बात? ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहते हो। बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, बार बार बता रही हूँ मैं आपको। एक है प्लाज्मिड, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है बैक्टीरिया के अंदर, और दूसरा है आपके पास क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो क्या काम करता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और एक पर्टिकुलर जगह पे कट लगाता है, और उससे हमें कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट कर सकते हैं वो आपने यहाँ देखा। ये देखो, आपके पास एक वेक्टर डीएनए था, एक आपके पास फॉरेन डीएनए था, दोनों को आपने EcoR1 से ट्रीट किया। EcoR1 GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, दोनों में अलग अलग, ये फॉरेन डीएनए में रिकॉग्नाइज कर लिया और वेक्टर डीएनए में, दोनों में स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाएंगे, और डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। यानी कि एक ये है बाहर का डीएनए, ये प्लाज्मिड का। ठीक है, अब जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये देखो, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या था, फॉरेन डीएनए, ये क्या था, वेक्टर डीएनए। दोनों ने ज्वाइन कर लिया तो आपके पास क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये पता आपको होना बहुत ज़रूरी है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करते हैं। तो ये फर्स्ट वो बेस है, ये फर्स्ट स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी में ऊपर जाने के लिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रोल क्या है, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट किए जाते हैं। ओके।